हेलो बच्चों, मैं राकेश। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री फ्रॉम 6 to 12th। हम कर रहे थे 10th क्लास का मेटल्स नॉन मेटल्स। तो बड़ी सारी वीडियो इस चैप्टर पे हमने बनाई है। जितनी भी वीडियो हैं वो उसकी अलग से प्ले लिस्ट बना देंगे, जहाँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। आप ये वीडियो देख सकते हो, और अगर वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हो तो उसके आंसर आप खुद दे सकते हो। तो आज हम एक्सरसाइज पे ही जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर चैप्टर के बीच में दिए गए हैं और कुछ लास्ट में हैं। पहले हम करेंगे जो चैप्टर के बीच बीच में। वो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल को बताना है आपने कौन सी मेटल है। जैसे कि पहले पार्ट में उसने पूछा है कौन सी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। तो एक ही मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सारी मेटल क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। एक नॉन मेटल भी है, मेटल मरकरी है, और नॉन मेटल कौन सी है? ब्रोमीन। तो आंसर आएगा मरकरी। और कौन सी मेटल है जो सॉफ्ट होती है इतनी कि उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं? और वो है हमारी सोडियम, Na सिंबल है इसका। और कौन सी मेटल है जिसकी हीट कंडक्शन, बड़ी ज़्यादा हीट जो है वो कंडक्ट करती है? हमने पढ़ा था मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर की जो है हीट कंडक्ट करने की पावर सबसे ज़्यादा है ना। कॉपर भी कर लेती है, एल्यूमिनियम भी कर लेती है, बड़ी सारी मेटल जो है करती हैं, लेकिन सिल्वर की हीट कंडक्शन जो है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। थर्मल मीन हीट को कंडक्ट करना। उसके बाद है कौन सी मेटल है जिसकी हीट कंडक्ट करने की पावर सबसे कम है, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम है, और वो है हमारी लेड, दैट इज Pb, सिंबल है इसका Pb। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। कहता है मेलेबल और डक्टाइल के बारे में बताएं। ठीक है, मेलेबल और डक्टाइल को एक्सप्लेन करें। तो मेलेबल हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पे अगर वीडियो देखें तो सारी क्लियर हो जाएंगी आपकी। मेलेबल वो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिससे उसको हैमर से बीट करने पर अगर वो शीट्स बन जाएं। देखा ना हमने मेटल की, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल आप शीट वो खाना पैक करते हैं, या चादरें जो छत पे डाली होती हैं लोहे की, तो वो मेलेबल प्रॉपर्टी है। और डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या है? मेटल की वायर बना देना। आपने देखी है कॉपर वायर या सिल्वर वायर, एल्यूमिनियम वायर जो है, जो हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट लेके आती हैं घरों में, एल्यूमिनियम की होती हैं, और जो घर में हम वायरिंग करते हैं वो क्या होती है? कॉपर की है ना, छोटी छोटी वायर बनाई होती हैं, वो डक्टाइल प्रॉपर्टी है। तो मेलेबल बोलेंगे ए मेलेबल मटेरियल इज वन इन विच ए थिन शीट कैन बी इजिली फॉर्मड बाई हैमरिंग इट। मेटल आर मेलेबल क्यों? बिकॉज मेटल कैन बी चेंज इनटू शीट्स व्हेन बीटन विद हैमर। क्लियर। और डक्टाइल की अगर बात करें तो ए डक्टाइल मटेरियल इज वन विच कैन बी टर्न्ड इनटू थिन वायर, जिसकी वायर बन जाती है ऑन स्ट्रेचिंग। तो मेटल आर डक्टाइल बिकॉज दे कैन बी स्ट्रेस्ड टू वायर्स, थिन वायर्स, उनकी थिन वायर बना सकते हैं। क्लियर। अब बच्चे चलते हैं 46 पेज पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि सोडियम मेटल को मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके क्यों रखा जाता है? तो हमने पढ़ा था कि सोडियम जो है वेरी रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन से या वाटर से रिएक्ट कर जाती है और कैच फायर, और उसको आग लग जाती है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए, इस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम सोडियम को ओपन नहीं रख सकते, हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर फ्रॉम एयर। एयर में ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, एयर में ऑक्सीजन होती है, जब मॉइस्चर जो होगा उससे रिएक्ट हो जाएगी एंड कैच फायर, और आग लग जाएगी। इट केप्ट इन ओपन, इफ इट केप्ट इन ओपन, अगर ओपन में रखेंगे। हैंस सोडियम इज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर, और एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कुछ रिएक्शन आपने बतानी है, इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। जैसे कि आयरन, कैल्शियम और पोटाशियम की। आयरन की रिएक्शन आपने करनी है वाटर से स्टीम की फॉर्म में, और कैल्शियम से वाटर लिक्विड से, और पोटाशियम की भी वाटर से। तो अगर आप अपना वो रिएक्टिविटी सीरीज देखें, रिएक्टिविटी सीरीज क्या था? वो था केदारनाथ का माली आलू यरा फीके पकाता है, ये था ना। तो इन्हीं की बात करेंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो आपका, ये आ गया आपका आयरन, और ये आ गया आपका कैल्शियम, और ये आ गया पोटाशियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटाशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। तो अगर आप वो रिएक्शन देखें, जो हमारी वीडियो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका। तो चलो हम आपको बताते हैं। हमने कहा था कि आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है,
लेस रिएक्टिव है, वो ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट होता है ना ही हॉट वाटर से, गर्म करने पर भी रिएक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर स्टीम बनाई हुई है उसकी, स्टीम पे एनर्जी ज़्यादा होती है ना, स्टीम में एनर्जी ज़्यादा होती है, हमने देखा था, तो स्टीम बनाई हुई है, तो अगर आयरन को भी रेड हार्ड किया हुआ है फिर ये रिएक्शन हो जाती है। और ये देखिए आयरन जो है स्टीम से, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस मीन स्टीम, ठीक है, तो रिएक्ट होता है और क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनते। बाकी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, लेकिन ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बनाते हैं Fe2O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। लेकिन ये Fe3O4 जो है ये ऑक्साइड कोई नहीं आयरन का, लेकिन आपको मैंने पहले भी समझाया था, ये दो ऑक्साइड होते हैं आयरन के, दो ऑक्साइड होते हैं FeO एंड Fe2O3, ये दोनों ऑक्साइड बनते हैं। जब आयरन ऑक्सीजन से, वाटर से रिएक्ट होता है तो ये दोनों ऑक्साइड बनते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड। जब दोनों को प्लस करेंगे, आयरन कितने टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, और ऑक्सीजन कितने टाइम होगी, 4 होगी। इस कारण इकट्ठा करके लिख देते हैं आयरन 2 एंड 3 ऑक्साइड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस एंड दिस, ठीक है। जब हम 11th-12th में जाएंगे तो ये हम नहीं लिखते कहीं भी, हम यही लिखते हैं, ठीक है, आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड। तो हमने बताया था इसको फेरस, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो उसके बाद सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं, इक्वेशन इसकी कैल्शियम की वाटर के साथ। तो कैल्शियम कहाँ है, ये देखिए कैल्शियम यहाँ है। तो कैल्शियम हमने देखा था, कैल्शियम बीइंग मोर रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मीन कोल्ड वाटर से रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्ट हो जाता है। ये देखिए रिएक्शन, कैल्शियम जो है लिक्विड वाटर है ना, एल लिखा है, एल मीन लिक्विड वाटर से ही रिएक्ट हो जाता है। और क्या निकलती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और प्लस हीट भी निकलती है, प्लस हीट भी निकलती है। और हमने ये भी देखा था, कैल्शियम जब थोड़ा सा रिएक्ट होता था, और कुछ कैल्शियम जो था वो हमने ऊपर उस पर तैरते भी देखा था, किस पे, पानी पे तैरते भी देखा था। क्यों देखा था वो आप देख सकते हो वीडियो वाटर की रिएक्शन में। उसके बाद इक्वेशन किसकी, पोटाशियम की वाटर के साथ बतानी है। और पोटाशियम बीइंग वेरी रिएक्टिव, अभी हम बात कर रहे थे सोडियम और पोटाशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि वेरी रिएक्टिव। तो इसमें जैसे ही वाटर डालेंगे ना, क्या होगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। ये देखो क्या बनेगा, KOH। ये कैसे रिएक्शन होती है, आपको बच्चों को कई कन्फ्यूजन होते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है। हमें पता है पोटाशियम और वाटर होता है HOH, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, ये इसके साथ रिएक्ट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं वो हाइड्रोजन को देती हैं और हाइड्रोजन निकाल देती हैं। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो पोटाशियम वाटर से रिएक्ट होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है। जहां आग कैसे लग जाती है, हमने बताया था आपको सोडियम पोटाशियम में आग कैसे लगती है, क्योंकि जो हीट निकलती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि हाइड्रोजन जो है उसको जला देती है। और हाइड्रोजन पहले फ्यूल है, ईंधन है, जलने में काम आता है, और हाइड्रोजन को आग लग जाती है, जिस कारण ये फायर आग पकड़ लेता है। ठीक है जी, आप वीडियो देख सकते हो, रिएक्शन विद वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों अब चलते हैं हम इसी पेज के क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहता है कि सैंपल ऑफ 4 मेटल ABCD वर टेकन एंड एडेड टू द सोल्यूशन गिवन। ये मेटल ABCD ली गई हैं और ये सोल्यूशन दिए गए हैं 4 टाइप के, मीन सॉल्ट की सोल्यूशन दिए गए हैं वाटर में, इनमें डाली हैं। तो ये जो चेंज, फॉलिंग चेंज जो है वो दिखाई गई हैं। ये रिएक्शन दिखाई गई है, किसके साथ ये रिएक्शन करता है, किसी के साथ नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पूछा है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और की रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज करें। तो देखते हैं, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, वेरी इंटरेस्टिंग। क्रैम करना हो तो 1 मिनट का काम है, लेकिन अंडरस्टैंड करेंगे तो बड़े सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला अगर टॉपिक देखें तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से साल्ट हैं, ये देखिए, आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये आप जाल कर सकते हो ना। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे, जो ऊपर है ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो पहले इनको टिक कर लो। ये है आयरन दूसरे नंबर पे है, लिया उसने कॉपर सल्फेट, और ये कॉपर हो गया, ये जिंक और ये सिल्वर। हमने ये जिंक ऐसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इनको देखना है हमने, ABCD में से देखना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, और इनको अरेंज भी करना है। ये देखिए, ए की बात करते हैं। ए जो है सबसे पहले देखेंगे, ए जो है आयरन सल्फेट से रिएक्ट नहीं करता, आयरन सल्फेट से रिएक्ट नहीं करता, आयरन सल्फेट से रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब है ए जो है वो आयरन से नीचे है। ये क्लियर हो गया कि आयरन के ऊपर नहीं है। आगे देखते हैं, कॉपर सल्फेट से कर जाता है।
कॉपर सल्फेट से कर जाता है। इट मीन जे ए जो है वो कॉपर से क्या है, ऊपर है। ये क्लियर हो गया कि ए जो है इनके दोनों के बीच में है, ए जहां आएगा। क्लियर हो गया ना। तो आगे बी देखते हैं। बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट करता है आयरन सल्फेट में, आयरन सल्फेट में करता है, बाकी किसी में नहीं करता। इसका मतलब ये है कि बी तभी आयरन को निकालेगा अगर बी आयरन से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। आयरन सल्फेट में से तभी उसको धक्का मारेगा, है ना। बी तभी धक्का मारेगा कि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तू पीछे हट, मैं सल्फेट के साथ रिएक्ट हो जाऊंगा। तो अब ये बी जो है ये आयरन से ऊपर है। ये क्लियर हो गया कि बी कहीं इधर है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे सी पे चलते हैं। सी देखिए, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर लेता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ सी करता है। इट मीन जो सी है ये देखिए कॉपर के साथ भी नहीं करता, जिंक के साथ भी नहीं करता। सी जो है कॉपर के साथ नहीं करता। अगर कॉपर के साथ नहीं करता इट मीन ये कॉपर से क्या है, नीचे है। अगर कॉपर से ऊपर होता तो इसने कर लेनी थी, ठीक है ना। अब कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ नहीं करता लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर लेता है। इट मीन ये जो सी है ये जहां है कॉपर और सिल्वर के बीच में। हमारा रिएक्टिविटी सीरीज तो कम मेटल का है, और भी बड़ी सारी मेटल बीच में आ जाती हैं। तो इट मीन कॉपर, सी की प्लेस क्या है, कॉपर और सिल्वर के बीच में है। अब डी को देखते हैं। डी जो है ना इसके साथ करता है, ना इसके साथ करता है, ना इसके साथ करता है, ना इसके साथ करता है। इट मीन डी जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी नहीं करता, सिल्वर नाइट्रेट को भी धक्का नहीं मार सकता वो। इसका मीन वो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को भी नहीं निकाल सकता। तो कहने का मतलब वो जो डी है वो सिल्वर से भी नीचे है, वो सिल्वर से भी कम रिएक्टिव है, वो नीचे आएगा। डी इधर कहीं आएगा। इसके नीचे भी मेटल होती है ना हमारी, प्लेटिनम वगैरह भी आती है और भी आती है। मीन गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर के नीचे गोल्ड भी हो सकता है। हमने ये नहीं ढूंढ रहा कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ हमने रिएक्टिविटी देखनी है। क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बी है, फिर ए, फिर सी और फिर डी। क्लियर हुआ नहीं। तो ये देखिए, अरेंज द मेटल ए बी सी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। थर्ड पार्ट पहले कर लेते हैं। तो क्या ऑर्डर बन गया, बी इस आंसर इसका आ गया। बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद है हमारा ए, और उसके बाद है सी, और उसके बाद है डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। अगर अभी भी नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला टॉपिक आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप सोचेंगे पता नहीं सर क्या कर रहे हैं। तो ये है करेक्ट सीरीज। अब पहला है बट विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, कौन सी है, बी। तो आंसर क्या आ गया, मेटल बी जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। क्लियर, इजी हो गया क्वेश्चन निकालना। ये भी लास्ट वाला हो गया, ये भी हो गया। बीच में देखें, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बी मेटल को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा, बी मेटल को आयरन सल्फेट, बी मेटल देखो, बी मेटल जहां है तो अगर आयरन सल्फेट से रिएक्ट हो सकती है तो नेचुरली इसके नीचे जितने भी होंगे वो सभी के साल्ट से रिएक्ट हो जाएगी। कॉपर सल्फेट को भी धक्का मारेगी, ये कॉपर सल्फेट को भी धक्का मारेगी, पीछे हट भाई, मैं आ रही हूँ, सल्फेट मेरे को दे दे क्योंकि तू मेरे से क्या है, कम रिएक्टिव है। ये देखिए ऐसे होगा कुछ। ये देखिए कॉपर सल्फेट में जैसे मेटल को बी को डाला तो बी कहेगी भाई मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तू पीछे हट जा। कॉपर को निकाल दिया बाहर और BSO4 जो भी मेटल होगी, हमें मेटल दिखाने की जरूरत नहीं है। इट मीन इस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर सल्फेट की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो खत्म हो जाएगा क्योंकि नई चीज़ बन जाएगी। अगर आयरन होगी तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, अगर जिंक होगी तो जिंक सल्फेट बन सके, कोई भी हो सकती है ना ऊपर ये मेटल। तो ये देखिए हम कहेंगे ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन फेड अप, ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। कौन सा बनेगा ये तब हमें पता होना था, अगर मेटल का पता होता तो इनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो रेड ब्राउन कॉपर सीन एट द बॉटम, और जो कॉपर है वो नीचे बैठ जाएगा, है ना। क्लियर। तो ये था, अगर आपके दिमाग में रिएक्टिविटी सीरीज है और आप अगर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पता है तो ये इस टाइप की रिएक्शन कोई भी आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बड़ी मजे से कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद चलते हैं आगे। बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें वो कहता है कि विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स।
तो हमें पता है जब भी मेटल्स, हमने पढ़ा था कि मेटल की रिएक्शन जब भी हम करते हैं किससे, एसिड से करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और हमेशा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जो एसिड के पास होता है, जैसे मेटल की रिएक्शन की HCl से, तो ये हाइड्रोजन, मेटल का फंक्शन ही यही है, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं। कैसे करती हैं, क्योंकि मेटल खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करके सॉल्ट से रिएक्ट हो जाती हैं, जो सॉल्ट HCl है जैसे इससे रिएक्ट हो जाएंगी Cl से, और हाइड्रोजन को निकाल देंगी, है ना। जैसे एग्जांपल हम आपको करवा देते हैं, जैसे ये देखो सोडियम और HCl है, तो क्या हुआ था, सोडियम क्लोराइड बन जाता था और ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता था, है ना। ये सोडियम 2 टाइम, इसको बैलेंस कर सकते हैं, दिस इज 2 टाइम। तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ बताना है। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with more reactive metals। अब आपको पता होना चाहिए, अगर रिएक्टिविटी सीरीज तो आपके पास होना चाहिए ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। मीन हमने देखा था ये जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है ना, ये सारी एसिड से रिएक्ट हो जाती हैं, सभी में हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसने जनरल पूछा है, तो कोई भी पूछेगा तो आप रिएक्शन दे सकते हो। जैसे उसने सेकंड पार्ट में, इसी का जो सेकंड पार्ट उसने पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं आयरन से। तो रिएक्शन आगे करेंगे, रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विद आयरन मेटल के साथ देनी है इसकी रिएक्शन। तो क्या हो जाएगी, ये देखिए, आयरन प्लस H2SO4 क्या बनेगा, जे सॉलिड फॉर्म में है, जे है लिक्विड फॉर्म में, और बन जाएगा FeSO4, है ना। जे मेटल, रिएक्टिव मेटल, जे हाइड्रोजन से ऊपर है, जे क्या करेगी, मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, और हाइड्रोजन जो है जहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। और आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो है, ये डिल्यूट एसिड डालते हैं वाटर में मिक्स करके, इसका इसको एक्यूस लिखा है, इन वाटर में इसका सोल्यूशन बन जाता है। तो इसको हाइड्रोजन गैस जो है, इसका आइडेंटिफिकेशन अगर करना है ना, आपने पढ़ा था 8th में भी पढ़ा था, ये इसमें भी है, पॉप साउंड, पॉप साउंड आती है। अगर हाइड्रोजन गैस निकली है या नहीं निकली है, एक माचिस की तीली लेके या जलती हुई कैंडल लेके उसके ऊपर रखनी है। अगर तो पॉप साउंड, फटक फटक की आवाज़ आती है, तो इट मीन वो गैस जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। ऐसे बच्चे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है कि क्या होता है जब जिंक को हम आयरन 2 सल्फेट में डालते हैं। जिंक को आयरन 2 सल्फेट में, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, साथ में उसने लिखा है कि आपने रिएक्शन भी बतानी है, तो पहले हम रिएक्शन ही लिखते हैं। ये देखिए, आयरन 2 सल्फेट, दिस इज FeSO4, ठीक है, आयरन 2 सल्फेट, ऐसे इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, आयरन 2 पॉजिटिव है जहाँ। और इसका कलर आपको पता है क्या होता है, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसमें आपने जिंक को डालना है, जिंक सॉलिड मेटल डाली। अब रिएक्शन होती है या नहीं होती, ये कौन बताएगा, ये बताएगा। अगर तो ये जिंक जो है ये आयरन से ऊपर होगी तो डिस्प्लेसमेंट कर देगी, अगर नहीं होगी तो नहीं करेगी। ये दिमाग में बिठा लेना। देखो, आयरन, जिंक जो है आयरन से क्या है, ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर इसमें लेड डाला होता, कॉपर डाला होता, मरकरी डाली होती तो रिएक्शन नहीं होनी थी, नो रिएक्शन। लेकिन जहां रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट क्या होता है इसका, दैट इज एक्यूस। और एक्यूस है ना, ये पानी में बनाया हुआ सोल्यूशन, एक्यू, पानी में बनाया हुआ एक्यूस बोलते हैं, AQ लिखते हैं उसके साथ। और आयरन जो है अलग से निकल जाएगा। और हमें पता है जिंक सल्फेट का कलर जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस हो जाएगा, दिस इज जिंक सल्फेट। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स एंड जिंक displace iron from
टू सल्फेट एंड फॉर्म, क्या बनाती है, एंड फॉर्म्ड जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो द ग्रीन सोल्यूशन चेंज इनटू कलरलेस। कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप लिख सकते हो कि इन दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर चेंज इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, इट मीन दिस इज बिकॉज द जिंक मेटल बीइंग मोर रिएक्टिव इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड चेंज इनटू जिंक सल्फेट। क्लियर? तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देना है और आगे है शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम को ऑक्सीजन से और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन। और व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, और इन कंपाउंड में आयन कौन से हैं वो दिखाने हैं। तो चलो पहले करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। किसका? सोडियम का करते हैं। ए पार्ट है सोडियम का और बी पार्ट है किसका? मैग्नीशियम का, और सी पार्ट ऑक्सीजन का, और सी पार्ट है किसका? दैट इज मैग्नीशियम का। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो लेकिन आपको समझा देता हूँ। सोडियम का ये है, सोडियम का ये है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का 6 होते हैं ऑक्सीजन में, ये है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम का ये होते हैं, 2 होते हैं, जहाँ मर्जी दिखा दो, जहाँ दिखाना यहाँ दिखा सकते हो, नहीं तो जहाँ एक इधर दिखा दो एक इधर दिखा दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है। क्लियर? ये है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन बनते कैसे हैं ये तो हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए ना। हमने किया था आयनिक बॉन्ड में, वो देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अगर नहीं देखी है वीडियो तो मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम का जहाँ देखें आप, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप के शेल में देखें, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में 1। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं वन एटम टू अनदर, आयनिक बॉन्ड में देखा था हमने, वही होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो एक आपने दिखा देना है कि एक इलेक्ट्रॉन ही ये यूज कर सकता है बॉन्ड बनाने में, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब सेकंड अगर चलते हैं किस पे? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? आप ये लिख सकते हैं साथ में, ठीक है ना, ऐसा इसमें लिखेंगे, लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, फिर बनाएं, उसको पता चलेगा एग्जामिनर को कि वाकई इस बच्चे को कुछ आता है। एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे कितना है इसका? 8 है। तो के शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 शेल होते हैं ऑक्सीजन में। अगर स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं आप वो भी बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने 9th में पढ़ा था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है लास्ट वाले शेल में कितने होते हैं? 8 होने चाहिए, फिर कंप्लीट होता है। तो ये लास्ट वाला शेल इसका वैलेंस शेल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ शो कर देने हैं, ये शो कर दिए, बस ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का। क्लियर? ऑक्सीजन का सिंबल डाल के कर देने हैं। उसके बाद है हमारा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है इसका 12। ठीक है, के शेल, इसमें एल शेल, के शेल में कितने होंगे? 2, एल शेल में 8, बचे कितने? के एल एम 2 बचे, 10 हो गए ना, 2 बचे। इसमें भी अगर आपने स्ट्रक्चर दिखाना है तो आपकी मर्जी है। 1 2 3 शेल, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितने? 2 दिखा देने। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली शेल में है यही बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे भी लिखती हैं, कुछ ऐसे भी लिखती हैं बुक्स स्टार बना के, क्योंकि डॉट दिखते नहीं है तो वो स्टार बना देती हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। मैग्नीशियम। क्लियर? दीज आर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। वेरी इजी। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आती है तो बड़े मजे से बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। पहला है सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में ए पार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O। आयनिक बॉन्ड होती है ना इसमें, एक देता है एक लेता है। तो ये देखिए जहाँ से आ जाएगा, दोबारा आपने लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ऐसे, लेकिन मैं जहाँ से करूँगा, जहाँ से आपको समझा देता हूँ। ये सोडियम है, आप लिख सकते हैं 281, मीन इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन,
और अगर हम ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन करें इससे, तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं 2 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या इसमें 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमने बताया था आपको कि बॉन्ड क्यों बनती हैं, आटम स्टेबल होने के लिए। स्टेबल क्यों? जैसे नोबल गैसेस जो लास्ट वाले शेल की 18 पेरियोडिक टेबल पे 18 है ना हमारा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, वो स्टेबल होती हैं। उसी की तरह होने के लिए ये आपस में रिएक्ट होती हैं लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। ये सोच रही है कि एक चला जाए तो मेरे में 8 हो जाएंगे, ये सोच रही है 2 मिल जाएं तो मेरे में 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास एक ही है ना। ये कहता है मैं एक लॉस कर सकता हूँ, ये कहता है मेरे को 2 चाहिए, फिर मैं तेरे से कंबाइन होऊंगा, तो फिर ये 2 सोडियम आ जाते हैं, 2 सोडियम आ जाते हैं। या जहाँ कर सकते हो मल्टीप्लाई 2 से, या ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। 2 8 1, तो जे वाला एक इलेक्ट्रॉन जे देता है, एक जे देता है, ऐसे दिखा सकते हो आप। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। या 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से आपने दिखा देने हैं, तो नहीं भी दिखाओगे तो आपको ऐसे लिख सकते हो 2 सोडियम दोनों क्या हो गए 1 पॉजिटिव, 2 सोडियम है दोनों हो गए 1 पॉजिटिव, ठीक है। जो लॉस करता है क्या बनता है कैटाइन, हमने बड़ी डिटेल में देखा है आयनिक बॉन्ड में, एक बार देख लें उसको तो फिर तो बड़ा मजा आएगा, आपको खुद कर लोगे। और ऑक्सीजन जो है वो क्या बन जाती है 2 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये कंबाइन हो जाते हैं और बन जाता है Na2O। हमने बताया था आपको कि ये जो कोफिशिएंट होता है इसके पाँव में आता है, ये ऐसे नहीं कर देना, कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे NaO, ये तो गलत हो गया, ये तो ऑक्सीजन भी 2 हो गई, ठीक है ना। तो ये है क्योंकि बैलेंस करनी होती है ना। इसका देखो, इसका एक पॉजिटिव है, इसका क्या था 2 नेगेटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता था 2 नेगेटिव, एक लॉस करता था 1 नेगेटिव, ये बैलेंस करने होती है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये है 2 नेगेटिव, मीन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव, जितने लॉस हुए इलेक्ट्रॉन उतने गेन, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बन गया। अब आगे बात करते हैं, बी पार्ट है हमारा, कौन सा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, MgO, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हैं। तो चले मैग्नीशियम देखते हैं, जहाँ करता हूँ ये हो गया ना। अब इसके नीचे करता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये देखो मैंने मैग्नीशियम लिया हुआ है प्लस ऑक्सीजन लिया हुआ है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। या लिख सकते हो आप, ये पूरा भी लिखना, पूरा लिख सकते हो, मैग्नीशियम हैविंग 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखें तो ये है मैग्नीशियम का, और ऑक्सीजन का देखें तो वो है 2 6। ये कह रही है 2 चले जाएं, क्योंकि मेटल लॉस करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। ये नॉन मेटल है पेरियोडिक टेबल के साइड, ये गेन करती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। ये सोच रही है 2 चले जाए मैं स्टेबल, 8 हो जाएंगे लास्ट वाले में। ये सोच रही है 2 मिल जाए तो मैं स्टेबल, तो होगी मीटिंग इनकी। ये कहती है तेरे तू इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तू आसानी से लॉस कर सकती है, मैं गेन कर सकती हूँ, चलो दोनों मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप हो गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इसने किया एक इसने किया, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। मैग्नीशियम हो गई, क्या हो गया, पहले ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम हो गई 2 पॉजिटिव, जिसने लॉस किया 2 पॉजिटिव है ना, और जिसने गेन किया वो क्या 2 नेगेटिव, और दोनों कंबाइन होके लिख देंगे MgO। एक टाइम जे एक टाइम जे है ना, एक से काम चल गया, बाई को भी नहीं लाना पड़ा दूसरे को। ये 2 लॉस कर सकती थी, ये 2 गेन कर सकती थी, तो फार्मूला हो गया MgO। क्लियर? इसको आप ब्रैकेट में रखना चाहते हो अगर रख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेरी इजी। और थर्ड पार्ट उसने पूछा है, बताइए आइंस कौन से हैं इसमें, व्हाट आर द आइन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ये तो आप मेरे ख्याल में दोनों कंपाउंड में बताएं आइंस कौन से। आइन क्या होते हैं, केटाइन और एनाइन, केटाइन पॉजिटिव वाले और एनाइन नेगेटिव वाले। तो मेरे ख्याल में अब तो आपको क्लियर हो गया। सोडियम ऑक्साइड की अगर बात करें, सोडियम ऑक्साइड में आइंस कौन कौन से हैं, बोलो कौन कौन से हैं, दैट इज सोडियम पॉजिटिव एंड, सोडियम पॉजिटिव नीचे लिख देता हूँ, यहाँ जहाँ लिख देता हूँ, सोडियम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। सोडियम 1 पॉजिटिव, ये देखिए सोडियम 1 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है। दिस इज सोडियम आइन, दिस इज ऑक्सीजन आइन, इसको ऑक्साइड आइन, अगर आपने नाम याद रखने ना, इसको सोडियम आइन बोलते हैं, सोडियम आइन, ठीक है। और इसको ऑक्साइड ऑक्सीजन आइन नहीं बोलते, ऑक्साइड आइन बोलते हैं। नाम चेंज हो जाते हैं नेगेटिव वाले के, पॉजिटिव वाले के वही रहते हैं, ये देखेंगे आप बड़ी क्लासों में। तो दिस इज कैटाइन, दिस इज एनाइन, पॉजिटिव वाला कैटाइन। ऐसे ही दूसरा पार्ट देखें अगर, वो क्या हमारा, वो है MgO, ठीक है। बी पार्ट, ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट इसका देखें तो वो है MgO हमने बनाया। इसमें देखें कौन से आइन है बच्चे, इसमें भी 2 आइन हैं, कौन कौन से, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एंड
ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, वेरी सिंपल। दिस इज केटाइन, दिस इज एनाइन। केटाइन एनाइन भी लिख सकते हो ऐसे, केटाइन एनाइन, या नाम लिखने हैं तो नाम भी लिख सकते हो, एनाइन, ठीक है, ANIONE, क्लियर। तो वेरी इजी, कोई भी दे दे हमें आयनिक बॉन्ड हम बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे चलते हैं बच्चों। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें वो कहता है कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट या वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? तो अभी हमने पीछे आयनिक कंपाउंड बनाए, हमने देखा आयनिक कंपाउंड बनते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले आयन कंबाइन होके, और पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर मेल्ट करना है तो इन फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ेगा, नेचुरली इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी। इस कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर मैक्सिमम ये जो आयनिक कंपाउंड हैं ये सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो ये देखिए, आयनिक कंपाउंड आर फॉर्मड बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन। कौन से? केटाइन और एनाइन। अभी बनाए हमने। इन ऑर्डर टू मेल्ट देम ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देयरफॉर द आयनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड is 1074 mean 1074 Kelvin and that of calcium oxide is 2850 Kelvin। देखो बड़ा ज़्यादा है। हमारा आयरन जो मेटल है वो 1500 के करीब, 1500 समथिंग 35 केल्विन पे क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। लेकिन ये देखिए इसका तो बहुत ज़्यादा है। तो देयरफॉर आयनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म मिनरल ओर एंड गैंग्यू। मिनरल ओर और गैंग्यू के बारे में अपने लिखना है, दो लाइंस क्या होती हैं ये। तो मैं आपको बता दूं कि मेटल जो हमारी हैं, जैसे आपने देखा है जिंक मेटल, एल्युमिनियम मेटल, आयरन मेटल, ये जो है ये ऐसे नहीं होती जैसे हम देखते हैं एल्युमिनियम की फाइल हम देखते हैं, है ना, उस फॉर्म में नहीं होती। तो ये रॉक की फॉर्म ही होती हैं, मेन मिट्टी की फॉर्म में हम कह सकते हैं, जहाँ अर्थ क्रस्ट से ये निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। नेचुरल कंपाउंड होते हैं अर्थ क्रस्ट में, हज़ारों साल से ये बन रहे होते हैं ज़मीन के अंदर। तो ये जो कंपाउंड की फॉर्म में ये निकलती हैं ज़मीन के अंदर से, जो नेचुरल फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं मिनरल। क्लियर। अब सेकंड है और क्या है? और अब इन मिनरल में से जैसे हम बात करें एल्युमिनियम मेटल के 2 मिनरल हैं, एक बायोक्साइड और एक है क्ले, ये हमारी सैंड वगैरह जो आ जाती है। अब हमने एल्युमिनियम इनमें से निकाला हो ना, तो बायोक्साइड से हम निकाल सकते हैं, सस्ता पड़ जाता है। लेकिन अगर हम क्ले से निकालेंगे ना, तो वो इतनी उसकी कीमत नहीं होगी जितना उसको निकालने में खर्चा हो जाएगा। इट मीन मिनरल दोनों हैं, 2 मिनरल है एल्युमिनियम के, लेकिन एल्युमिनियम को हम निकालते कहाँ से है? बायोक्साइड से। तो जिस मिनरल से मेटल को आसानी से निकाला जाए उसको हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। क्लियर। और मिनरल एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क ये है कि मिनरल, वो वाला मिनरल जिससे मेटल को निकाला जाता है उसको ओर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि और भी मिनरल है, और भी क्या है? मिनरल है। लेकिन मिनरल जो सारे मिनरल जो है वो ओर नहीं होते। मिनरल वही ओर होगा जिससे मेटल को निकाला जाता है। हम कहते हैं ऑल ओर आर मिनरल, बट ऑल मिनरल आर नॉट द ओर। उसके बाद थर्ड है हमारा गैंग्यू। जब इस ओर को हम निकालते हैं, मिनरल को हम निकालते हैं ज़मीन से, और जिस मिनरल से हमने मेटल को निकाली उसको क्या बोलते हैं? ओर। और इस ओर में फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम का ओर है जिससे हम मेटल निकालते हैं, उसका फार्मूला है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है उसके साथ। लेकिन उन दोनों को छोड़ के, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को छोड़ के, और भी बड़ा कुछ उसके साथ चिपका होता है, बड़ा कुछ उसके साथ लगा होता है, अनवांटेड इम्प्यूरिटीज। समझ गए ना? सैंड लगी है, लाइमस्टोन लगा है, मीन हज़ारों सालों से वो और ज़मीन के नीचे है, तो बड़ी सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं चिपकी हुई। तो वो जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें और को जब प्यूरीफाई करना है ना, तो जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उनको हम निकालते हैं, उसके साथ से छुड़ाते हैं। तो वही जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको बोलते हैं गैंग्यू, या उनको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या कहता है मिनरल। क्या कहता है? मिनरल क्या होते हैं? मिनरल आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर नेचुरल कंपाउंड्स, है ना।
मेटल के नेचुरल कंपाउंड, दीज नेचुरल कंपाउंड ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल अल्मीनियम मेटल हैज़ 2 मिनरल, बायोक्साइड जिसका फार्मूला Al2O3, 2 टाइम वाटर भी होता है वो नाम भी लिखें, एंड क्ले Al2O3 एंड Si2O2, सिलिका भी होता है इसके साथ। तो ये हो गया मिनरल। बड़े सारे मिनरल हमने आपको बताए थे टेबल में, वो आप देख सकते हो वीडियो, है ना, मिनरल वाली या मेटलर्जी वाली। उसके बाद और क्या है, और भी हमने वहाँ बताया था आपको कि अभी मैंने बता दिया कि जिस मिनरल से मेटल निकाली जाती है उसको और बोलते हैं। दो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड और। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 2 मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम बायोक्साइड एंड क्ले, एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बायोक्साइड। एल्यूमिनियम मेटल कहाँ से निकाली जाती है? बायोक्साइड से। इट मीन आउट ऑफ 2 मिनरल, 2 मिनरल हैं किसके? एल्यूमिनियम के, लेकिन और हम किसको बोलेंगे? बायोक्साइड इज कॉल्ड ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इट मीन ऑल ओर आर मिनरल, सभी ओर को हम मिनरल बोल सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल जो हैं वो ओर नहीं होते। क्लियर कर लें ये, ठीक है। उसके बाद है गैंग्यू, द ओर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ यूजली कंटेमिनेटेड विद लार्ज नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज। बड़ी सारी इम्प्यूरिटी होती हैं। द अनवांटेड इम्प्यूरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटीरियल, लाइमस्टोन, माइका प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग्यू और मैट्रिक्स। इसी को हम बोलते हैं इम्प्यूरिटीज को, गैंग्यू और मैट्रिक्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। कौन सी ऐसी 2 मेटल हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं? तो आपको हमने बताया था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव, जितनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है उतने ही उसके ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी वो किसी से रिएक्ट नहीं होती, तो नेचुरली वो फ्री स्टेट में आज़ाद भी पाई जाएगी। तो इसको आंसर तो इसका 2 वर्ड का है, गोल्ड और प्लेटिनम। लेकिन अगर आप और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इन द रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर हम देखें क्या था, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये मेटल हैं 2, ठीक है। ये किसी ना किसी फॉर्म में पाई जाती हैं। जैसे सिल्वर भी हम सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में कई बार मिल जाता है, हालांकि ये भी नेटिव में पाई जाती हैं, कई बार नहीं भी पाई जाती। तो फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट भी बोलते हैं इसको। तो आंसर इसका यही है, गोल्ड आंसर है इसका, गोल्ड दैट इज एजू एंड प्लेटिनम, ठीक है, ये आंसर है। तो अगर आप और एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो लिख सकते हो कि द मेटल विच आर लीस्ट रिएक्टिव इन द रिएक्टिविटी सीरीज फाउंड इन फ्री स्टेट बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, दे डज नॉट कंबाइन विद एनी अदर मटीरियल। ओके, तो उसके बाद है व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटलर्जी की प्रोसेस कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जब मेटलर्जी प्रोसेस में हम सबसे पहले मेटल जो ओर होता था उसको ऑक्साइड में चेंज करते थे, कैल्सिनेशन लगा के या रोस्टिंग लगा के, फिर ऑक्साइड में चेंज करके फिर उससे मेटल निकालते थे। तो ये वही पूछ रहा है कि ऑक्साइड में से जो मेटल निकाली जाती है कौन सी प्रोसेस लगाई जाती है। एक वर्ड का इसका आंसर है, अगर आंसर देना हो तो एक वर्ड का है। क्या करते थे आपको पता है? कार्बन डालते थे या एल्यूमिनियम डालते थे, और उस प्रोसेस को हम बोलते थे वाई रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस, बस इतना लिख सकते हो, ज़्यादा लिखना चाहता है तो लिख सकते हो द केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल देना चाहते हो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, इतना काफ़ी है, आंसर इतना ही है। अगर एग्जाम्पल देना है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक जो था, जो हमने बनाया था कैल्सिनेशन रोस्टिंग से, है ना, जिंक के दोनों ऑक्साइड होते थे, कार्बोनेट और सल्फाइड वाले भी। कार्बोनेट को क्या लगाते थे? कैल्सिनेशन। उसको क्या लगाते थे? रोस्टिंग। आया याद? नहीं तो वो वीडियो देख लो मेटलर्जी वाली, वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छे ढंग से उसको उसमें समझाया गया है। तो क्या करते थे? जिंक ऑक्साइड में हम क्या करते थे? कार्बन डालते थे, है ना। ये कहाँ थे? ये जो ओर से बनाया था हमने ऑक्साइड, तो ये कार्बन डालते थे तो ये जिंक निकल जाती थी और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती थी, है ना। और एग्जाम्पल लिखनी है और भी ले सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल आप दे सकते हो आयरन ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड, जो नेचर में आयरन है वो ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड। दिस इज आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि जहाँ आयरन की वैलेंसी 3 है, इसमें एल्यूमिनियम डालते थे, याद आया आपको?
एल्यूमिनियम डालते थे, क्योंकि ये पहले ऑक्साइड की फॉर्म में होता था। एल्यूमिनियम, कार्बन भी डाल देते थे इसमें, लेकिन एल्यूमिनियम भी डाल सकते थे और आयरन निकल जाता है और Al2O3। और भी हमने की थी एक मैग्नीज ऑक्साइड की। मैग्नीज ऑक्साइड में कहता है कि आप एल्यूमिनियम ही डाल सकते हो, कार्बन नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि मैग्नीज ऊपर आती है, कार्बन जो है लेस रिएक्टिव है मैग्नीज से, और एल्यूमिनियम डालते थे, मैग्नीज निकल जाती थी, Al2O3 बैलेंस कर लेते। एग्जाम्पल देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो सिंपली इसका आंसर है रिडक्शन। ठीक है बच्चे, तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कहता है मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक मैग्नीशियम कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। ये ऑक्साइड दिए गए हैं, ये देखिए, जिंक ऑक्साइड ZnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और कॉपर ऑक्साइड CgO। कॉपर के 2 ऑक्साइड होते हैं, एक ये भी होते हैं Cu2O, कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, कोई भी हो सकता है। तो इनमें हमने ये मेटल डाली है, जिंक डाल के देखते हैं, मैग्नीशियम डाल के देखते हैं, कॉपर डाल के देखते हैं। आपने बताना है किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इन विच केस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। तो आपको पता है वही रिएक्शन होगी जहां ये जो ऑक्साइड है, अगर जो मेटल डाली है उसकी मेटल से, ऑक्साइड वाली मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगी, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगी। वो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास है, वो तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, एक पेज पे उसको लिख लेना है जब भी ये सॉल्व करना है। तो पहले बात करते हैं जिंक ऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन तभी होगी अगर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डालेंगे, जिंक से ऊपर डालेंगे। तो जिंक डालेंगे कुछ नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, मैग्नीशियम डालेंगे, मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है, रिएक्शन हो जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर रिएक्शन दिखानी हो तो हम रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, जिंक निकल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, MgO और जिंक निकल जाएगा, है ना, डिस्प्लेस कर देगी जिंक को। तो रिएक्शन इसने पूछी नहीं है। और कॉपर में, कॉपर जो मेटल है वो काफ़ी नीचे है, वो तो कर ही नहीं सकती। क्लियर। अब चलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड पे। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो इसके ऊपर हो गए वही कर सकते हैं, बाकी तो कर ही नहीं सकते। तो देखते हैं इनमें क्या है, जिंक, मैग्नीशियम, जिंक भी नहीं कर सकती, मैग्नीशियम आ गई, कोई नो चेंज, कॉपर, समझ गए ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ वही चीज़ रिएक्ट हो सकती है जो मैग्नीशियम के ऊपर हो। तो ऊपर तो इनमें से कोई भी नहीं है, उससे कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम हो सकती है, अदरवाइज कोई नहीं। उसके बाद चलते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड काफ़ी नीचे है कॉपर, इसके ऊपर जो भी मेटल होगी वो इससे रिएक्ट हो जाएगी, है ना, डिस्प्लेस कर देगी, धक्का मार देगी कॉपर। ये कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में इससे ऊपर जो भी, अगर आप जिंक डालेंगे तो जिंक क्या करेगी, कॉपर को धक्का मारेगी, कहेगी तू बाहर निकल, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, है ना। तो रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब मैग्नीशियम डालेंगे, ये देखो कॉपर ऑक्साइड में मैग्नीशियम डालेंगे तो तब भी क्या करेगी, धक्का मारेगी मैग्नीशियम। क्यों? मैग्नीशियम कहेगी मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, छोड़ ऑक्सीजन को, मैं इसके साथ रिएक्ट हो जाऊंगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, है ना, कॉपर निकल जाएगा अलग से, मीन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और जहाँ तो नहीं चेंज होगी कॉपर में। क्लियर। तो ये था, बड़ा आसान है, इजी है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है, रिएक्टिविटी सीरीज आपके दिमाग में है, तो कोई भी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट वाली मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान। तो अगर नहीं पता है इसका रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो वो वीडियो देख लें डिस्प्लेसमेंट वाली, फिर इनको सॉल्व करें, अदरवाइज ये बड़ी टफ हो जाती हैं। तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच मेटल डू नॉट कोरिडेड इजिली। कौन सी मेटल जो है उसको कोरिजन नहीं होता। रीजन हमने बताया था कि मेटल जो है इन्वायरमेंट कंडीशन में ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट होकर क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती जाती हैं, इसको हम कोरिजन बोलते हैं। जैसे आयरन को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमने बताया जितनी रिएक्टिव मेटल होगी उतनी जल्दी कोरिजन होगा, क्योंकि मोर इज द रिएक्टिव मेटल मोर इज द कोरिजन, आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन जैसे नीचे जाते जाएंगे कोरिजन कम होता जाएगा। इट मीन वो मेटल जो सबसे नीचे हैं उनको कोरिजन नहीं होगा। जैसे कि ये सिल्वर, कॉपर, हमारा है गोल्ड, कॉपर नहीं आता जी, हाँ आएगा गोल्ड और प्लेटिनम, है ना। सिल्वर को भी हमने देखा था, सिल्वर भी टर्निश हो जाता था थोड़ा ब्लैक कलर का, लेकिन ये 2 मेटल जो हैं गोल्ड और प्लेटिनम, इनको कोरिजन नहीं होता। तो हम कहेंगे दोज मेटल विच आर लीस्ट रिएक्टिव एंड आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास जो लास्ट में अगर लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट कोरिड इजिली, फॉर एग्जाम्पल मेटल गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, आंसर तो गोल्ड एंड प्लेटिनम ही है, लेकिन 2 लाइनें लिख दो और अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलॉयज।
एलॉयज क्या होते हैं? तो एलॉयज हमने बोला था कि मेटल्स को मिक्स करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, पूरी एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं, एक ही फेज दिखता है, अलग अलग नहीं दिखती हैं, तो उसको हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है ना। तो एलॉय की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल से थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो ये देखिए, एलॉयज आर ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals and alloy is prepared by mixing various metal in their molten state। पहले मेल्ट किया जाता है मेटल को, फिर मिक्स किया जाता है, एंड देन कूलिंग द मिक्सचर एट रूम टेम्परेचर, फिर इनको ठंडा कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ये देखिए एग्जाम्पल, ब्रास जो है किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक का, ब्रास। और ब्रोंज जो है हमारा, ब्रोंज मेटल आपने सुना है ना, उसमें क्या होता है? कॉपर और टिन। ये एलॉय वाली हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें बड़े सारे एलॉयज हमने दिखाए हैं, वो आप एग्जाम्पल वहाँ कोई भी कर सकते हो। उसमें हमने ये भी दिखाया था, बताया था कि नॉन मेटल भी कंबाइन करते हैं। जो हमारा स्टील है, जो सरिये हम आरसीसी में डालते हैं छत डालने के लिए, उस आयरन में क्या मिलाया होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मिलाया होता है ना। केवल नॉन मेटल मिलाते हैं, लेकिन मैक्सिमम एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स। क्लियर? तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, हम कर रहे थे 10th क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर पे लगभग हमने 20 से भी ज़्यादा वीडियो हमने बनाई हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एक अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप वो वीडियो देखें, फिर आप कोई भी इसका क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमने जो क्वेश्चन आंसर थे पहले जो चैप्टर के बीच में थे, उनको हमने सॉल्व किया था, उनके सोल्यूशन दिए थे। अब हम जो एक्सरसाइज है हमारी बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है, उसमें लगभग 16 क्वेश्चन हैं, उनके हम सोल्यूशन आपको देंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, और इस चैप्टर में से बड़े सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नीट या जेईई के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं, और जनरल क्वेश्चन भी बड़े सारे इसमें इस चैप्टर पे पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 पेयर दिए गए हैं, 4 पेयर। तो इनमें से बताना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करता है। इनमें से कोई एक करता है, लेकिन आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात आए, जब मेटल के साल्ट की जब भी बात आए, तो आपने क्या करना है? रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं मेटल का, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। उसको एक साइड में एक आधे मिनट में आपने बना लेना है। क्या है वो? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता फीके पकाता है। उसके बाद था कॉपर हाई कोर्ट है आपका, ये था सिल्वर और गोल्ड, और लास्ट में प्लेटिनम भी आता है। ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मुश्किल से मुश्किल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सवाल भी आप एक सेकंड में निकाल सकते हो। ये देखिए, जैसे ये है पहला, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद कॉपर मेटल। सोडियम क्लोराइड में हमें पता है ये साल्ट जो लिया होगा ना, अगर तो उस साल्ट में जो मेटल है उससे अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगी। जैसे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, सोडियम कहाँ आता है? जी आता है। सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से अगर सोडियम से ज़्यादा कोई रिएक्टिव मेटल डालेंगे तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पोटाशियम ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये क्या कर रहा है? कॉपर की बात कर रहा है, इट मीन रिएक्शन नहीं होगी। सोडियम क्लोराइड में कॉपर डालेंगे, रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर तो बड़ा कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को छोड़ेगा ही नहीं। उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड एल्यूमिनियम। ये देखो, मैग्नीशियम ये है और एल्यूमिनियम ये है, नीचे है इसके, नहीं होगी, है ना। एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं होगी। और फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। आयरन सल्फेट, आयरन जहाँ है साल्ट वाला, और जो मेटल हमने डाली है उसमें वो क्या है? सिल्वर जे है, नीचे है, नहीं होगी रिएक्शन, है ना। लेस बीइंग सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, नहीं डिस्प्लेसमेंट करेगी। सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर मेटल, ये देखिए सिल्वर ये है, सिल्वर का साल्ट लिया है और उसमें कॉपर डाला है, कॉपर ऊपर है, ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर, समझ गए ना। क्योंकि कॉपर बीइंग ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सिल्वर को मारेगा लात, कहता है तो पीछे हट और मेरे को नाइट्रेट से क्या बनाने दे? सोल्यूशन बनाने दे, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। क्लियर, और सिल्वर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर, डी पार्ट। क्या है? AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, ये इसका आंसर है। क्लियर।
और सेकंड पे चले अगर, तो सेकंड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राई पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन का, लोहे का फ्राई पैन है आपके पास जिसमें आप खाना बनाते हो, उसको जंग से बचाना है, तो कौन सा मेथड, सही मेथड कौन सा है? ग्रीस लगा देंगे उसको, जहाँ उसके सरफेस पे पेंट लगा देंगे, जहाँ अप्लाइंग कोटिंग जिंक, जिंक जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं ना, आपने पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन, जिंक का कोट कर देंगे उसके सरफेस पे, जहाँ सभी ऑल ऑफ द अबव। आंसर तो ऑल ऑफ अब भी है, क्योंकि लोहे की चीज़ को क्या करने के, प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग से ये सारे मेथड अप्लाई किए जाते थे। लेकिन बात है हमारे फ्राई पैन की, फ्राई पैन में हमने खाना बनाना है, पेंट लगा देंगे तो कैसे करेंगे, और ग्रीस लगा देंगे खाना कैसे बनाएंगे। इट मीन बेस्ट मेथड जो है वो क्या है, पार्ट सी, सी इज द आंसर। क्लियर, सी इज द आंसर, दैट इज अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक का कोड कर देंगे। बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, ये ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं और बनाते हैं, क्या बनता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्साइड बनता है। तो कहता है इनमें से बताएं किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, हाई है, और द कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी सॉल्युबल हो जाता है। ये देखिए कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन, अगर कंपाउंड बनाएं तो कैल्शियम का क्या बनेगा, CaO बनेगा, कार्बन का CO2 बनेगा, सिलिकॉन का SiO2 बनेगा ऑक्सीजन के साथ, और आयरन का क्या बनेगा, Fe2O3, जहाँ FeO दोनों बनते हैं, है ना, जहाँ कंबाइन करके हम इसको लिख देते हैं Fe3O4, तो ये बनेंगे। इनमें से देखना है मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई है, इसका तो हो ही नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये तो निकल गया बाहर, है ना, क्योंकि ये गैस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कहाँ हाई होगा। अब तीन बचे, इनके मेल्टिंग, आयनिक कंपाउंड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है सबसे ज़्यादा किसका हाई होता है, इसका सबसे ज़्यादा हाई होता है, 2800 समथिंग होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। लेकिन दूसरा बात है कि सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल, ये सिलिका, ये सैंड की तरह होता है, सिलिका ऑक्साइड जो है हमारा, ये रेत, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, और आयरन के ऑक्साइड भी जो है पानी में सॉल्युबल नहीं होते, लेस सॉल्युबल है। ठीक है, इट मीन दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज द बेस्ट आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इसका सही आंसर है, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम पार्ट कौन सा हो गया, ए पार्ट, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, और दैट इज कैल्शियम। क्लियर, कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 2800 समथिंग केल्विन, इतने केल्विन होता है, और वो पानी में सॉल्युबल भी होता है, वाटर में। और उसके बाद है फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। जो फूड कैन होते हैं ना, जो जिसमें हम खाना पैक हुआ होता है, जहाँ वो फूड कैन जिनमें आपके जो कोल्ड ड्रिंक आती है, जहाँ जूस आते हैं, उसके अंदर जो कोटिंग की होती है ना, वो होती है टिन की, जिंक की नहीं। क्यों, गैल्वेनाइजेशन पे तो हम जिंक करते थे ना, तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव, जिंक अगर इसमें देखें ना, इसमें हमने टिन नहीं दिखाया, लेकिन टिन जो, जिंक जो है वो ऊपर आती है, टिन इसके नीचे आता है, टिन इसके नीचे आता है। इट मीन टिन क्या है, टिन लेस रिएक्टिव है ना। रीजन हमारे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए, आंसर अपने आप ही आ जाएगा, फिर हमें आंसर पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, हम जल्दी से उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देख लेना होता है, हो सकता है बेस्ट आंसर उसमें से कोई और हो। तो इट मीन क्या है, पहला कहता है जिंक इज कॉस्टली देन टिन, महंगी है, नहीं ये तो है नहीं, जिंक भी सस्ती है और टिन भी सस्ती है, जिंक तो उससे भी सस्ती है। जिंक हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी नहीं है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट टिन से ज़्यादा भी नहीं होता। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक जो है टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। जिंक जो है ऊपर आती है, ये जल्दी रिएक्ट हो जाती है, खाने से जल्दी रिएक्ट हो जाएगी, उसको पॉइजनस बना देगी, खाने को ख़राब कर देगी। लेकिन अगर टिन लगाया होगा तो जो वो ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी बेटर नहीं होती, आपको बता दें, फिर भी इतनी यूज़फुल नहीं होती। जे खाने को इसकी लेयर मेटल की चढ़ा दें, ये नुकसान तो करती हैं। तो क्लियर, फिर कौन सा आएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन। दूसरा लिखा है जिंक इज लेस रिएक्टिव, नहीं जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होती है, दैट इज आंसर इज सी। सी पार्ट क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव दैन टिन। क्लियर, ये टिन क्या होता है, SN, ठीक है, SN इसका सिंपल SN होता है, या टिन भी लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो मुश्किल से मुश्किल ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपके दिमाग में ऐसे बच जाएगा, ठीक है। बुक्स पढ़ें और वीडियो देखें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो उसके बाद चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहता है आपको कुछ मटेरियल दिया गया है, ये देखिए स्विच दिया गया है, बल्ब दिया गया है, वायर्स दी गई हैं और बैटरी दी गई है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने टेस्ट करना है इनमें से कौन सा मटेरियल जो है मेटल्स हैं और कौन सा क्या है नॉन मेटल्स हैं। कुछ ये देखना है कुछ मटेरियल्स। तो इसमें कैसे, हमें पता है मेटल स्विच जो है मेटल नहीं होता, ये बल्ब जो है वो मेटल नहीं होता, मेटल लगी होती है नीचे उसके साथ, लेकिन है ना वायर हो सकता है, बैटरी में मेटल भी होती है, नॉन मेटल भी होती है। तो टेस्ट कैसे करना है, इसके 2 पार्ट हमने बनाए हैं। बेस्ट तो ये पार्ट सेकंड वाला मैं कहूँगा ये बेस्ट है इसका सोल्यूशन, लेकिन उसने हैमर भी लिखा है, एक हैमर भी दिया गया है, हथौड़ा भी दिया गया है साथ में। अगर हथौड़ा दिया है तो फिर हम उसका भी तो यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, कहता है वी बीट द गिवन मटेरियल विद हैमर। हैमर से जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं ना उनको हम अगर बीट करेंगे 4-5 बार उसको उस पर हथौड़ा मारेंगे तो जिसकी शीट बन जाएगी जो थोड़ी क्या होगी, जो टूटेगी नहीं बल्कि थोड़ी क्या हो जाएगी, चौड़ाई में हो जाएगी, जो शीट की तरह फैल जाएगी, वो होगी मेटल। और जो टूट जाएगी ब्रिटाइल, हमने पढ़ा था नॉन मेटल ब्रिटाइल होती हैं, है ना। तो ये देखिए वी बीट द गिवन मटेरियल विद हैमर 4 or 5 टाइम टर्न बाई टर्न, बारी बारी, द सैंपल विच चेंज इनटू शीट्स, थिन शीट्स विल बी मेटल्स एंड विच ब्रेक इनटू पीसेस विल बी नॉन मेटल। जो टूट जाएगा वो नॉन मेटल है। एज मेटल और मेलेबल, मेटल मेलेबल होती हैं और ये क्या होती हैं ब्रिटल, जो हमारी नॉन मेटल है वो ब्रिटल होती हैं। क्लियर, तो ये भी लिख सकते हैं। और सेकंड हमारे पास बड़ा अच्छा इसका आंसर ये है कि आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएं। इलेक्ट्रिक सर्किट आपने छोटी क्लासों में भी देखा था, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं। जी आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इसमें हमने क्या लगाया, ये देखो बैटरी के साथ हमने वायर जोड़ी, ये वायर हैं, ये जो लाइनें होती हैं ये वायर का सिंबल होती है, ये सिंबल है इसके, जी याद रखने सिंबल आपने। बैटरी का सिंबल ये होता है मीन ऐसे बड़ा और छोटा, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड और दिस इज नेगेटिव। ये 2 सेल लगाया मैंने, 2 बनाए तो 3 बनाए तो 3 सेल हो गए, सिंगल भी दिखा दो तभी चलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का एक वायर नेगेटिव वाले को लगा दिया, एक पॉजिटिव वाले को, और इधर लगा दिया स्विच। स्विच का ये सिंबल है, ये देख लें ऐसे, ये वायर है ना, इसके साथ जैसे स्विच नीचे करेंगे तो ऑन हो जाएगा, सर्किट चल पड़ेगा। और ये बल्ब का सिंबल होता है, ये सिंबल आपने याद रखने हैं। अच्छा सर्किट बनाना आपने डायग्रामेटिकली वो भी बना सकते हो, पूरा वो स्विच दिखा के बल्ब दिखा के, लेकिन अगर सिंबल की फॉर्म में है तो यही चलेगा। उसके बाद ये है टेस्ट मटेरियल, जहां आप कोई लोहे का जो 2 क्लिप लगाने हैं वो भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी मेटल को यहाँ रख सकते हो। अब हमने क्या करना है, अगर हमने चेक करना है कि मेटल है या नॉन मेटल है, जैसे हमारा हथौड़ा है, हथौड़े के पीछे एक लकड़ी का लगा होता है, लकड़ी लगी होती है, उसको चेक करेंगे, जहाँ रखेंगे स्विच को ऑन करेंगे, जहाँ से है ना, जहाँ रखेंगे उसको लकड़ी को और स्विच ऑन करेंगे, देखेंगे बल्ब ऑन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, नॉन मेटल। उसके बाद हथौड़ा जो लोहा है उसका लोहे को रखेंगे, वो देखेंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे, बल्ब ऑन हो गया। मीन कहने का मतलब जिसमें जब हम टेस्ट करेंगे इसको, इसके बीच में दोनों तारों के बीच में गैप है ना, इसके बीच में रखेंगे और दोनों तारों इसके वायर जो है इसके साथ जोड़ेंगे। अगर बल्ब ग्लो हो गया तो वो क्या है मेटल, अगर नहीं हुआ तो नॉन मेटल। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है जो मेटल जो होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल जो होती हैं वो क्या होती हैं बैड कंडक्टर। लेकिन एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होती है, आपको पता होगा कौन सी, ग्रेफाइट, है ना। बाकी देखो हम कहेंगे मेक इलेक्ट्रिक सर्किट विद ए बैटरी बल्ब सम वायर एंड स्विच के साथ, जैसे कि दिखाया गया है। नो टेस्ट द गिवन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल वन बाई वन, द सैंपल विच अलो द करंट टू पास थ्रू इट बाई मेकिंग द बल्ब टू लाइट अप, जिसमें बल्ब जग जाएगा, करंट पास हो गया मानो, विल बी द मेटल। एंड इफ, एंड भी लिख सकते हो, एंड इफ नो करंट इज पास एंड बल्ब डज नॉट ग्लो द मटेरियल विल बी नॉन मेटल। जिसमें बल्ब नहीं जगेगा वो क्या है, नॉन मेटल। वेरी इजी, क्लियर, लिख सकते हो आप, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो आप, अपनी मतलब जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिखना, आपने किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इसका बी पार्ट है 5th का, कि ये जो 2 प्रॉपर्टी आपने देखी हैं इसके बेस पे बताएं जो मेटल है वो कौन कौन क्या काम आ सकती है उसकी। ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल ऑन दीज 2 प्रॉपर्टीज। पहले हमने देखी हैमर से मेलेबल, ठीक है, शीट्स बन जाती हैं, अगर शीट बन जाती हैं तो मीन उसके बॉक्स बन सकते हैं, उसकी बकेट बन सकती हैं, है ना, उसकी रूफ पे जो डालते हैं चादरें वो बन सकती हैं, बड़ा सारा सामान बन सकता है। और अगर गुड कंडक्टर है मेटल, अगर गुड कंडक्टर है तो उसकी वायर बन सकती हैं, इलेक्ट्रिक वायर जो हम घरों में बिजली के लिए यूज करते हैं। तो एज मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल, ये दोनों प्रॉपर्टी बताती हैं कि मेटल क्या है, मेलेबल है और डक्टाइल भी है। मेलेबल पता नहीं शीट्स में चेंज करना, डक्टाइल मीन वायर बनाना।
दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग शीट्स बन जाएंगी, एंड वायर फॉर मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल फॉर मेकिंग वर्कर्स, आयरन शीट्स, बॉक्सेस, इलेक्ट्रिक वायर, बिजली की तारें जो है, एंड अदर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल जो है इनसे बना सकते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की मेटल उस वो वाला टॉपिक देखें, वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें एक एक चीज़ आपको मेटल की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिजिकल मेलेबल क्या है, डक्टिलिटी क्या है, सोनोरस क्या है, ठीक है, शाइनिंग नेचर कैसे होता है, तो ये सारी वो अपने वीडियो देख लेनी है पहले, तो क्लियर, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है, और गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमने तो पढ़ा था बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक भी हमने वीडियो देखोगे उसमें हमने बड़े क्लियर किया हुआ है। एम्फोटेरिक बेसिक ऑक्साइड जो बेस की तरह बिहेव करते हैं, है ना, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, यही पढ़ा था ना। अब एम्फोटेरिक ये हैं, एम्फोटेरिक एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दोनों बिहेव करते हैं, जरूरत पड़ने पर अगर उसमें ऐसा ऑक्साइड है जे उसमें अगर ज़्यादा पावर वाला एसिड डाल दो तो खुद बेस बन जाता है, और उसमें अगर कोई ज़्यादा पावर वाला बेस बन जाओ तो खुद एसिड दिखाना लगता है। जैसे कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, ये भी हमने एम्फोटेरिक वाला हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो ये देखिए दो मेटल ऑक्साइड आपने ये बताया था, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। लेकिन मेटल के कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक भी होते हैं, और नॉन मेटल के कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जरूर केमिकल प्रॉपर्टी आपने देखनी है। तो दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, बोथ एसिड एंड बेस, दे रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस, रिएक्ट बोथ विद लिख सकते हो, एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, एसिड जब बेस जब रिएक्ट होता है तो क्या बनते हैं, वो सॉल्ट बनाते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक बोलेंगे। 2 एग्जांपल आपको देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। देखो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो हमें पता है कि ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये बेस होते हैं। हमने देखे थे उधर, इनको पानी में डिजॉल्व किया था तो क्या बन जाती हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस बन जाती हैं। लेकिन ये क्या बनाती थी, पानी के साथ ऑक्साइड बनाती थी, ऑक्साइड, यही जो वाला ऑक्साइड। तो जिंक भी ऑक्साइड बनाती है, जे भी ऑक्साइड बनाती है। तो हमने इनके देखे थे, इन तीनों के ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, एसिड एज वेल एज बेस। ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने एसिड में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना दिया इसमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al और Cl, पॉजिटिव जहाँ से नेगेटिव जहाँ से, ठीक है, AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता है, Al, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, एल्यूमिनियम की वैलेंस कितनी होती है, 3 है, इसकी वैलेंसी 1 है, 3 इसके पावर में 1 इसके पावर में, बैलेंस करना होता है ना, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। मेटल पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती हैं, क्लियर। तो वाटर बन के बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमने बेस डाल के देखा, ये बेस, ये क्या है, एसिड। जब बेस डाला तब इसने साल्ट बना दिया, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर देखो एसिड डाला तभी साल्ट बना दिया, इट मीन ये क्या है, ये बेस है, ये बेस का काम कर रहा है। जब बेस डाला तभी इसने साल्ट बना दिया, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है सबसे, है ना, इससे सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेस कोई है ही नहीं। तो इसमें जब ये डाला तो साल्ट बन गया, इट मीन ये क्या बिहेव कर रहा है, एसिड। ये देखो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, ठीक है। तो जहाँ से क्लियर हो गया कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है वो क्या है, एसिड और बेस दोनों बिहेव कर सकता है। ऐसे ही जिंक के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड वो भी एम्फोटेरिक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं, 4-5 ऑक्साइड दे देंगे, उनमें एक जे दे देंगे, बताओ एम्फोटेरिक कौन सा है। लेकिन तभी होगा जब अगर आपने चैप्टर को बड़ी अंडरस्टैंडिंग से उसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं बच्चे 7th क्वेश्चन पे, जिसमें वो पूछता है नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच विल नॉट। मीन 2 ऐसी मेटल बताएं जो हाइड्रोजन से एसिड निकाल लेती हैं, और 2 ऐसी बताएं जिनसे नहीं निकाला जाता। मीन कहने का मतलब ऐसी मेटल बताएं जो एसिड से रिएक्ट हो जाती हैं, और 2 ऐसी बताएं जो एसिड से रिएक्ट नहीं होती। तो बड़ा ईजी है, ठीक है। इसके लिए भी आपको याद करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हमने एक अलग से वीडियो रिएक्टिविटी सीरीज की डाली है, अगर वो आप देखें तो
क्लियर हो जाएगा। हमने कोई 20 बार रिएक्टिविटी सीरीज बार बार लिखा है, तो चलो दोबारा लिख देते हैं आपको। अगर आप नए देख रहे हो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। उसके बाद था कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये देखिए, ये है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन मीन ये ऊपर वाली मेटल जो हैं ये हाइड्रोजन से रिएक्ट हो जाती हैं, हाइड्रोजन से एसिड निकाल लेती हैं, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और साल्ट बना लेती हैं। ये नीचे वाली मेटल रिएक्ट नहीं होती। ठीक है, यही हमने इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हम इसमें की हैं वीडियोस में, अपनी केमिकल रिएक्शंस में, वो देख सकते हो आप केमिकल रिएक्शन। तो क्लियर, तो इनमें से कोई भी मेटल का नाम आप दे दें कि ये रिएक्ट होती हैं, ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेती हैं, ये नहीं करती। तो ए मेटल अबव हाइड्रोजन इन द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन के ऊपर जो हैं विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, फॉर एग्जांपल जिंक, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, सारी लिख सकते हो। दो पूछें दो दे दो। और ये नीचे वाली जो है कॉपर, मरकरी विच डिस्प्लेस बिलो, ठीक है, तो वो नहीं करती। आंसर तो आप ऐसे ही दे सकते हो, सोडियम, पोटाशियम। ये पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में दो लिख सकते हो, कॉपर, सिल्वर। लेकिन अगर लंबा करना थोड़ा सा, उसको और अच्छी तरह लिख दो। उसके बाद है हमारा 8th क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, what would you take as the एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। जब रिफाइनिंग करते हैं आप, है ना, मेटल को ओर से निकालने के बाद वो इम्प्योर होती है, प्योर नहीं होती, उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो मेटल का क्या बना, M मेटल जो आपने ली है उसका क्या बनाते हैं, कैथोड किसका बनाते हैं, एनोड किसका बनाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है। हमने की थी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, उस पर एक सिंगल वीडियो है रिफाइनिंग वाली, वो आप देखें तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे कॉपर का मैंने दोबारा डायग्राम बनाई है, उस पर भी हमने पूरा डिटेल में समझाया है। तो ये कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, कॉपर जो निकला है वो इम्प्योर है, इम्प्योर है। तो हम क्या करते थे, इसमें क्या प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक एनोड, एक कैथोड, बीच में इलेक्ट्रोलाइट और बैटरी लगाई होती है। तो ये देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है। कॉपर जो इम्प्योर होता है, इम्प्योर होता है, उसको पॉजिटिव के, उसके बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ देते हैं, मीन वो एनोड बन जाता है। वो उसका थिन ब्लॉक लेते हैं, उसको एनोड बना देते हैं, और एक प्योर कॉपर लेते हैं। ठीक है, वो अलग से लेना आपने, प्योर मार्केट से ले लो या लैब से ले लो, उसको आपने क्या बनाना है, उसको कैथोड बनाना है, कैथोड भी नेगेटिव से जोड़ देना है। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी उसी मेटल का होना चाहिए, मीन कॉपर सल्फेट होना चाहिए, कॉपर क्लोराइड होना है, समझिए ना। मीन जिस मेटल की आपने रिफाइनिंग करनी है उस मेटल का आपने एनोड बनाना है, उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है। अगर सिल्वर होगा तो सिल्वर का आपने एनोड बनाना है, लेकिन प्योर सिल्वर एक लेनी है पतली सी, उसका आपने क्या बनाना है, कैथोड बनाना है, उसको नेगेटिव से जोड़ना है, और सिल्वर नाइट्रेट वगैरह सोल्यूशन इसमें डालना है। तो कहता है ए थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल है उसका एनोड बना देना है, और जो प्योर मेटल है, मेटल वही है Me, लेकिन वो हमने प्योर लेनी है अलग से, उसका हमने कैथोड बना देना है। और वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, उसी मेटल का कोई सॉल्ट लेना आपने, ठीक है, तो उसको आपने इलेक्ट्रोलाइट बना देना है। तो जी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आप देखें अगर, तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कहते हैं ना, साफ आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, सल्फर पाउडर। ये कहता है, ये प्रत्यूष एक लड़का है जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है सल्फर को लेके, है ना, उसको सल्फर को लेके देखो वो जला रहा है, उसको जलाने के बाद जो उससे गैस निकलती है उसको उसने एक कंटेनर में क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। अब उस गैस पे उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, मीन सल्फर को उसने क्या किया है, एयर में जलाया है, तो नेचुरली उससे कोई गैस निकली है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हमें पता है, हमने पीछे देखा है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। तो उसमें उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए, लिटमस पेपर लेके ब्लू और रेड उसके ऊपर रखा, बारी बारी देखते हैं कि जो ड्राई पेपर रखा एक बार मॉइस्चर रखा, तो क्या चेंज हुई या नहीं हुई, और केमिकल रिएक्शन बताएं। ये 3 पार्ट है इसमें। तो कहता है सल्फर पाउडर बर्न इन एयर, जब एयर में बर्न करेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये देखिए रिएक्शन लिखी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। उस पहले स्टेप में उसने क्या किया, लिटमस पेपर को ऊपर रखा, नो चेंज। वैसे तो हम कहते हैं कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, लेकिन जब सूखे पेपर को, ड्राई पेपर को रखा उसने, ब्लू को, रेड को, कोई चेंज नहीं हुई। तो पहला पार्ट आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सल्फर। ये आ गया ना हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, अलग से कर ले, ये इसको आप उतारना तो उतार सकते हैं, मैं मिटा देता हूँ। ये बड़ी सारी इस पर वीडियो में दिखाया गया है, और एक अलग से वीडियो भी रिएक्टिविटी सीरीज पे है। तो पहले पार्ट में हम करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैज नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस कोई एक्शन नहीं।
उस सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस टर्न मॉइस्चर ब्लू लिटमस पेपर। उसने थोड़ा सा पानी लगाया, पेपर को पानी में डिप किया, फिर उसने गैस के ऊपर रखा, तो वो देखा वो क्या हो गया, जो ब्लू लिटमस पेपर था, रेड को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर जो था वो क्या हो गया, रेड हो गया। ये देखो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। इसका मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, एसिड है ना, एसिडिक इन नेचर है। क्लियर हो गया। और उसके बाद हमने रिएक्शन बतानी है। ये देखिए रिएक्शन, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन होता क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। और अगर अगली एसिड वाली दिखानी है आपने, जैसे उसने पानी में डिजॉल्व किया तो वहाँ क्या बनना शुरू हो गया, सल्फ्यूरस एसिड, है ना। ये हम पानी में डिजॉल्व करते हैं ऑक्साइड को तो एसिड बनाते हैं। और नॉन मेटल वाले हमने देखे थे, जब पानी में डिजॉल्व करते थे बेस बनाते थे। ये देखो सल्फ्यूरस एसिड बना गया। इसी कारण उसने जो ब्लू पेपर था हमारा रेड लिटमस, उसमें रेड कर दिया, है ना, लिटमस पेपर को उसने रेड कर दिया ब्लू वाले को। तो दिस इज अबाउट ये पूरा इसका आंसर हो गया पार्ट्स में 1 2 3 पार्ट्स। उसके बाद स्टे टू वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, कुरिजन हमने पढ़ा था। और आयरन को जंग लगना उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। आयरन का जंग तो आपने देखा होगा कॉमनली घरों में, जो आयरन आर्टिकल अगर बाहर पड़े रहे बरसात में तो वो ख़राब हो जाते हैं, एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की उसके ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, Fe2O3। ठीक है। तो ये रस्टिंग को कैसे बचाया जाता है, तो आपने देखा है पेंट कर देते हैं ऊपर, है ना, ग्रीस ऑयल लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं। लेकिन एक और मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हमने पढ़ा था क्या है, जिंक का कोटिंग कर देते हैं। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होती है। जिंक कहती है जब तक मैं हूँ, अगर ऑक्सीजन और वाटर उस पर अटैक करते हैं तो वो उसको इलेक्ट्रॉन कौन दे देती है, जिंक दे देती है। जिंक मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखें आयरन नीचे आता है, जिंक मोर रिएक्टिव है। तो जब अटैक करते हैं मॉइस्चर कंडीशन तो जिंक डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म होती जाती है, लेकिन आयरन को बचा लेती है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए बाय कीपिंग रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग आयरन सरफेस अवे फ्रॉम ऑक्सीजन एयर एंड मॉइस्चर। आपने सिर्फ आयरन के सरफेस को बचाना है, एयर और वाटर उसका अटैक नहीं होना चाहिए। तो कैसे, बाई अप्लाइंग पेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, पेंट लगा दें। या दूसरा बाई गैल्वेनाइजेशन, इन गैल्वेनाइजेशन ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल इज डिपॉजिट, लेयर चढ़ा देते हैं जहाँ आयरन के उसको जिंक को मेल्ट करके ना आयरन को उसमें डिप करते हैं, तो उसके सरफेस पे लेयर चढ़ जाती है और जिंक जो है अब खुद तबाह हो जाती है, आयरन को बचा लेती है। एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गैल्वेनाइजेशन जब करते हैं जहाँ आयरन पे जिंक का कोड क्यों चढ़ाते हैं, कॉपर का क्यों नहीं चढ़ाते। तो कॉपर क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर अंदर एयर चली गई, कोई सुराग छोटा जो हो गया तो अंदर एयर चली गई तो अंदर ही अंदर कॉपर जो है वो रिएक्टिव होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, समझ ना। तो ये था कि मोर रिएक्टिव मेटल से गैल्वेनाइजेशन की जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चे, उसके बाद आगे चलते हैं। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्मड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल जो है कैसे ऑक्साइड बनाती हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में मेटल बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक, और नॉन मेटल बनाती हैं एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आंसर हो गया एसिडिक और न्यूट्रल। तो नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे कि एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और भी होते हैं, ये लिख सकते हो। और न्यूट्रल ऑक्साइड देखें अगर नॉन मेटल के, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, वाटर हमारा क्या है, न्यूट्रल है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी क्या है, न्यूट्रल है। और लिखना तो और भी लिख सकते हो कि ये जो ऑक्साइड है एसिडिक, जब वाटर में डालते हैं ना एसिड बना देते हैं। ये कार्बोनिक एसिड बना देता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है सल्फ्यूरस एसिड, है ना। अभी हमने पीछे रिएक्शन भी की इसकी। तो ये अगर रिएक्शन देनी है वो भी दे सकते हो, लंबा करना जितना कर सकते हो, लेकिन ये वाटर से फर्दर रिएक्ट नहीं होते। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें कुछ पार्ट पूछे हैं, 1 2 3 4। ठीक है। जैसे पहला पार्ट वो पूछता है प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर के गहने क्यों बनाए जाते हैं, तो वेरी मच क्लियर है, ये शाइनिंग सरफेस होता है उसका। दूसरा उसकी तारें भी बन जाती हैं, मैलेबल शीटें भी पतली से पतली बना लेते हैं। कहते हैं 1 ग्राम गोल्ड जो है ना उसको इतना पतला किया जा सकता है कि 2 किलोमीटर तक भी उसको उसकी वायर बना जा सकती है। तो ये देखिए प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली रेजिस्टेंट टू कुरिजन, और कुरिजन नहीं होता। हमने देखा वो नीचे आती है हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी सीरीज में, उनको जंग नहीं लगता, एसिड से भी रिएक्ट नहीं होती है बनके। तो रेजिस्टेंट होता है रुकावट, वो रिएक्ट नहीं होती, कुरिजन नहीं होता उनको। हैव ए शाइनी सरफेस एंड आर हाईली मैलेबल
शीट्स बन जाती हैं, एंड डक्टाइल बाइट्स बन जाती हैं, पतली से पतली, देयरफॉर दे आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। उसके बाद नेक्स्ट है बी पार्ट इसका, सोडियम पोटाशियम और लिथियम मेटल को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है या ऑयल में क्यों रखा जाता है? हमें पता है दे आर वेरी रिएक्टिव, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाती है, वाटर से रिएक्ट हो जाती है, एयर इवन के आप बाहर रखोगे तो रिएक्ट हो जाएगी, आग पकड़ लेगी, है ना। हमने बताया था कैसे आग पकड़ती है, वो रिएक्शन देख सकते हो। तो हम लिखेंगे कि सोडियम पोटाशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड दे रिएक्ट विगरसली, बड़ी तेजी से, विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कैच फायर, आग पकड़ लेती हैं। सो टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्ज इन द केरोसिन ऑयल। ठीक है, आग क्यों पकड़ती है जी, आप जब चैप्टर में वीडियो देखोगे ना क्लियर हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर के साथ वहाँ है क्लियर। उसके बाद थर्ड उसने पूछा है ये जो एल्युमिनियम है, ये आप देखेंगे ये ऊपर आता है, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आ जाता है। तो ये तो बड़ा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम हमने देखा बड़ा रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी हम इसके जो बर्तन बनाते हैं, आपने देखा प्रेशर कुकर, आपके घर में पतीले जो हैं वो यूज़ करते हैं हम, ये अगर ज़्यादा रिएक्टिव है फिर तो ये रिएक्ट हो जाएगा और हमें नुकसान करेगा। लेकिन ये एल्युमिनियम जो है आपको बताएं, इसको कोरिजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर जैसे आप इसको एक्सपोज करेंगे ना, एल्युमिनियम को, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन अटैक करेगी, उसके ऑक्सीजन की एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, टफ लेयर बन जाती है, और वो फर्दर, वो ऐसी लेयर है वो फर्दर किसी से रिएक्शन नहीं करती है। क्लियर? इसके लिए हमने एनोडाइजिंग प्रोसेस भी की थी इंडस्ट्रीज़ में। जो आपके घरों के एल्युमिनियम के फ्रेम होते हैं, या बड़ो डेकोरेटेड जो मटेरियल होता है, उनको स्पेशल मेथड से ऑक्सीजन उस पर अप्लाई की होती है बाय एनोडाइजिंग प्रोसेस, वो हमने देखा था। तो हम लिखेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल एल्युमिनियम व्हेन एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए थिन बट टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ऑन इट्स सरफेस। दिस एल्युमिनियम बिकम हाई रेजिस्टेंट टू कोरिजन, इसको जंग नहीं लगता फिर, एंड हाई हीट कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। देयरफॉर एल्युमिनियम मेटल इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल फॉर कुकिंग। क्लियर हो गया? ऐसी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, उसके बाद ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वो पूछता है कि जो और हमने जब ओर से हम मेटल निकालते हैं ना, कार्बोनेट का ओर जहाँ जो सल्फाइड का ओर है, तो उसको डायरेक्ट उसमें से रिडक्शन क्यों नहीं कर देते, उसको पहले मेटल ऑक्साइड में क्यों चेंज करते हैं? ठीक है, तो रीज़न इसका ये है कि जो कार्बोनेट या सल्फाइड ओर है, उनमें से मेटल निकालना इतना आसान नहीं है जितना कि उसको ऑक्साइड बना के आसानी से निकाली जा सकती है। ऑक्साइड बना के हम उसकी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, कार्बन डालते हैं या एल्युमिनियम डालते हैं, ऑक्सीजन निकल जाती है, मेटल अलग हो जाती है। तो द डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, इस कारण मेटल ऑक्साइड में चेंज करना पड़ता है बाई कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कार्बोनेट को हम लगाते थे कैल्सिनेशन, है ना, पता ना आपको, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करना, और सल्फाइड वाले को लगाते थे रोस्टिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करना। और जो सल्फाइड कार्बोनेट और हैं वो ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। रिएक्शन लिखना चाहते हो, एग्जाम्पल देना चाहते हो, दे सकते हो, जैसे जिंक के 2 ऑक्साइड थे, है ना, कैलामाइन और जिंक ब्लेंड। कैलामाइन कार्बोनेट वाला था, जिंक ब्लेंड क्या था, सल्फाइड वाला था। उनको दोनों को पहले कैल्सिनेशन रोस्टिंग लगा के ऑक्साइड में चेंज करते थे, फिर उसकी कार्बन से रिडक्शन करते थे। वो जितना मर्जी आप लंबा लिख सकते हो, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे चलते हैं। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें वो लिखता है कि आपने देखा है कि टर्निस्ड कॉपर को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमन जूस या इमली का जूस जो है, खट्टा जो है, खट्टे मटेरियल मीन उनका प्रयोग करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो खट्टे सब्सटेंस हैं दे आर इफेक्टिव टू क्लीन देम। तो टर्निस्ड कॉपर का मतलब होता है कि कॉपर को जंग लग जाना। और हमने पढ़ा था कोरिजन में कि कॉपर पे एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, है ना। तो टर्निस्ड कॉपर इज ए कोरिजन ऑफ कॉपर इन विच ए बेसिक कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों होते हैं उसमें, लेकिन हम जनरली बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। इज फॉर्मड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। नेचुरली बेस है, तो बेस को साफ करने के लिए क्या चाहिए, एसिड डालेंगे, तो बेस और एसिड रिएक्ट होकर साल्ट बन के निकल जाएगा। तो द सोअर सब्सटेंस जो खट्टे मटेरियल होते हैं सच एज लेमन और टर्मिनेट जूस कंटेन एसिड। दीज एसिड डिजॉल्व द बेसिक
कार्बोनेट लेयर फॉर्मड ऑन द सरफेस ऑफ टर्निश्ड कॉपर एंड दस कॉपर वेसल बिकम क्लीन। क्लियर हो गया ना, वेरी मच क्लियर। बेस में एसिड डालेंगे, सॉल्ट बन जाएगा, निकल जाएगा बाहर और वो कॉपर की वेसल साफ हो जाएगी। इस कारण इमली और किससे, नींबू से रस से आप साफ कर सकते हैं। अगर सिल्वर भी आपकी है ना, सिल्वर भी आपकी अगर बना है उस पर सल्फाइड की लेयर बन जाती है, उनको भी आप साफ कर सकते हैं। तो उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, एक फिजिकल के बेस पे पूछ सकता है, फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देनी है, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो केमिकल प्रॉपर्टी है के पूछता है, तो फिर केमिकल जो रिएक्शन हमने की हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उनमें से कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो निकालने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे। ये देखिए मैंने इधर मेटल्स लिखी है, इधर नॉन मेटल लिखी हैं। तो सबसे पहला मेटल फॉर्म बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी हमने ऑक्साइड बनाए पीछे। मेटल के क्या क्या बनते हैं, बेसिक और एम्फोटेरिक भी होते हैं कुछ। तो नॉन मेटल जो है उनके क्या होते हैं, एसिडिक, और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। आप इतना लिख दें बेसिक और इधर लिख दें एसिडिक ऑक्साइड तब भी चलेगा, लेकिन दोनों लिख दें तब भी ठीक है। मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड वाटर। मेटल एसिड के साथ भी और वाटर के साथ भी रिएक्शन हो जाती है, ये केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल की जो है ना वाटर के साथ रिएक्शन होती है, ना किसके साथ होती है, एसिड के साथ होती है। और उसके बाद कहता है मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड वाटर। मेटल जो है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर मेटल थी, वो वाटर से जहाँ एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर लेती थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती थी। लेकिन नॉन मेटल में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकती। क्लियर। उसके बाद है मेटल फॉर्म आयनिक क्लोराइड। मेटल के ज़्यादातर कंपाउंड आयनिक ही होते हैं। आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा था इस चैप्टर में, है ना, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं और क्लोरीन हमारी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हैलोजन फैमिली का ग्रुप, जिसको ये इलेक्ट्रॉन देती है ये ले लेती है और पॉजिटिव नेगेटिव बन के बॉन्ड बन जाती है, आयनिक बॉन्ड। लेकिन इसके केस में है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स, जैसे हमारा HCl है ना, ये इनमें कोवलेंट बॉन्ड होती है। नॉन मेटल कोवलेंट क्लोराइड और भी हैं, जैसे ये CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बड़े सारे आ जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ लिखते हैं मेटल यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं होती, लेकिन हमने देखा था हाइड्रोजन से रिएक्शन जब हमने की थी, कुछ मेटल जो हैं जो ऊपर आती हैं सबसे, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, वो उसको फोर्स करती हैं कि हमारे साथ रिएक्ट हो। मेटल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो रिएक्ट कैसे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्टिव मेटल उसको फोर्स करती हैं रिएक्ट करने के लिए। वो हमने देखा था रिएक्शन कैसे होती है। मेटल हाइड्राइड बनाए थे, जैसे पोटाशियम, सोडियम और मैग्नीशियम रिएक्ट हो जाती थी, और पोटाशियम हाइड्राइड KH बनता था, सोडियम हाइड्राइड बनता था, मैग्नीशियम MgH2, ये बनाए थे हमने। और लेकिन नॉन मेटल की तो हाइड्रोजन से रिएक्ट हो जाती हैं, है ना। नॉन मेटल आपने देखा है, वाटर है, HCl है, H2S है, मीथेन है, इथेन है ना, बड़े सारे कंपाउंड हाइड्रोजन से कंबाइन होके नॉन मेटल के बन जाते हैं। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो अगर और भी लिखना चाहते हो तो बड़े सारे डिफरेंस आप केमिकल प्रॉपर्टी में ढूंढ सकते हो जब टॉपिक को पढ़ोगे। तो इसका लें स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। बच्चों अब चलते हैं लास्ट दो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक वुमेन ने अपनी बैंगल गोल्डस्मिथ को दी साफ करने के लिए। गोल्डस्मिथ ने उसको एक सोल्यूशन में डिप किया और जब निकाली तो वो उनका सरफेस जो था वो चमक रहा था, बैंगल चमक रही थी। लेकिन जब बेड किया गया तो क्या हो गया, बेड कम हो गया, वो वुमेन परेशान हो गई। तो आपने बताना है इसके बारे में पूरा, ये कैसे हुआ। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि गोल्ड जो है वो एसिड से भी रिएक्ट नहीं होते। तो ये लेकिन एक सोल्यूशन होता है हमारा एसिड्स का, एक्वोरिजिया जिसे बोलते हैं, वो इतना खतरनाक होता है कि सभी मेटल को डिजॉल्व कर देता है, प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर देता है। एक्वोरिजिया क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए नाइट्रिक एसिड, सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितनी रेशो में, नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट होता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन बनाना है। ये जो एसिड है एक्वोरिजिया, ये सभी मेटल को डिजॉल्व कर देता है ना। जो मेटल नहीं भी रिएक्ट होती किसी से, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो इट डिजॉल्व ऑल मेटल्स द अपर लेयर ऑफ गोल्ड। जब गोल्ड को डाला तो अपर लेयर क्या हो गई, डिजॉल्व इन एक्वोरिजिया एंड देयरफॉर बैंगल स्पार्क्ड लाइक न्यू बट देयर इज लॉस इन देयर वेट। लेकिन चमक तो रही थी, लेकिन वेट क्या हो गया था, कम हो गया था। इस कारण ध्यान रखना, आप भी कभी गहने साफ करवाने जाओ ना तो घर में कर लेने होते हैं वो, क्योंकि गोल्ड को जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन बाई कॉपर इज यूज टू मेक हार्ड वाटर टैंक।
ठीक है। इंडस्ट्रीज में पानी को गर्म करने के लिए बड़े बड़े टैंक जो बनाए होते हैं कॉपर के बनाए होते हैं, स्टील के क्यों नहीं, स्टील के क्यों नहीं या आयरन के क्यों नहीं, स्टेनलेस स्टील होती है ना हमारी, आयरन की अलॉय है, उसके क्यों नहीं बनाते। तो इसका रीजन है कि कॉपर गुड कंडक्टर है, हीट ज़्यादा कंडक्ट करता है एज कम्पेयर टू स्टील। कॉपर को जंग नहीं लगता, हमने देखा है, नीचे आता है एक्टिविटी सीरीज में। तो यही इसके रीजन है कि कॉपर इज फेयरली रेजिस्टेंट टू कोरिजन, बट स्टील को रस्ट लग जाता है ना, रस्टिंग हो जाती है उसको। कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट स्टील इज नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर इस एक्सरसाइज के पूरे, ठीक है। तो आपने इनको ध्यान से करना है, और कई बार क्या होता है इसके भी अलावा बड़े सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो वो आपने पूरी बुक पढ़नी है। और ये वीडियो जितनी भी हमने बनाई है चैप्टर पे आप देखोगे तो आपके बड़े सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही कंप्लीट वीडियो हम आपको हर चैप्टर पे देंगे। तो ओके बच्चों,